देखिए, ऐसा है सिसोदिया साहब कि राजनीति जो है वो महत्वाकांक्षा का दूसरा नाम है। कुछ समय पूर्व जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें आपने विश्वास जताया था कि कांग्रेस को 150 प्लस सीटें मिलेंगी। कैसे अचीव करेंगे ये टारगेट? शिवराज सरकार के ग्रोथ रेट के फर्जीवाड़े का आरोप कांग्रेस लगा रही है। ग्रोथ रेट में फर्जीवाड़ा हुआ, उसका आधार मैडम? उसके 3 आधार हैं। तो राजस्थान तो ओपिनियन पोल्स में पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो ओपिनियन पोल मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जितवा रहे हैं वो राजस्थान में बीजेपी को जितवा रहे हैं। दूसरी बात आपने छत्तीसगढ़ की करी, वहां पे अभी ईडी की रेड हुई है। महादेव बैटिंग ऐप से उनके तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। महिला आरक्षण बिल को बहुत बड़ी अचीवमेंट के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन आपने उसको भी बीजेपी का झुंझुना बताया। बिल्कुल कहा, घोटाला है ये, सब घोटालों का बाप घोटाला है, मुझे ऐसा लगता है। अक्सर बीजेपी वाले ये भी कहते हैं कि जब चुनाव आता है तब राहुल गांधी सारे मंदिरों में जाने लगते हैं, सनातनी हो जाते हैं। अभी आपने बीजेपी के एक पोस्टर पर वार किया, उसके सामने खड़े होकर आपने एक वीडियो बनाया, उसमें लिखा कि मामा झुंड में कहीं खो गए। पार्टी उनकी मैडम, पोस्टर उनका, आपको क्या प्रॉब्लम थी? नमस्कार, एमपी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं अजय सिंह सिसोदिया। मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी घमासान चरम पर है। हमेशा की तरह लड़ाई इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस में है। दोनों ही पार्टियां फुली एक्शन मोड में हैं। 17 नवंबर को वोटिंग है, 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे, लेकिन अभी भी जनता के मन में कांग्रेस से जुड़े कई सवाल हैं जिनका जवाब देने के लिए आज उपस्थित है हमारे साथ अखिल भारतीय कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सोशल मीडिया हेड सुप्रिया श्रीनेत जी। सुप्रिया जी नमस्कार। आप पहली बार एमपी लाइव न्यूज पर आई हैं और हम ये इंटरव्यू शाम को कर रहे हैं ऑलमोस्ट, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे, कुछ समय पूर्व जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें आपने विश्वास जताया था कि कांग्रेस को 150 प्लस सीटें मिलेंगी। कैसे अचीव करेंगे ये टारगेट? मुझे लगता है, मुझे बहुत आसान लग रहा है ये टारगेट अचीव करना। शायद मैंने कम आंका था, ज्यादा बोलना चाहिए था जी। जिस तरह के फिगर्स भी आ रहे हैं, आप ही लोगों के सहयोगी, साथी, बंधु, ओपिनियन पोल्स में तो कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है, देखिए, 2 चीजें हैं जिस पर हम अपना विश्वास आधारित करते हैं। पहला, 18 साल का एक त्रस्त जनता है और 18 साल के बाद जनता बदलाव चाहती है, और उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि जनता को कांग्रेस में उम्मीद नजर आ रही है। जनता को कांग्रेस में वो ट्रैक रिकॉर्ड नजर आ रहा है जिसके चलते हमने बाकी जगहों पर काम किया। तो जनता को पता है कि हमारे ये जो वादे हैं ये चुनावी जुमले नहीं है, हमारे जो वादे हैं हम उनको पूरा करके दिखाते हैं। हमारी 2 सरकारें हैं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, जिनके यहाँ चुनाव हो रहा है, और वहां पर चुनाव में हम जा रहे हैं अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर। हम दिखा रहे हैं हमने अपने घोषणा पत्र के, अपने वचन पत्र के 96% चीजें पूरी करी। अब हम दोबारा से आपके पास वोट मांगने आए। हम बेकार के जुमले, बेकार के आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल नहीं करते, और मुझे लगता है जनता का वही विश्वास है जिस पर मैं अपने आंकड़े, जिसको कहते हैं, उसी से आश्वस्त हूं मैं। अभी आपने राजस्थान और छत्तीसगढ़ 2 स्टेट का नाम लिया, तो राजस्थान तो ओपिनियन पोल्स में पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो ओपिनियन पोल मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जितवा रहे हैं वो राजस्थान में बीजेपी को जितवा रहे हैं। दूसरी बात आपने छत्तीसगढ़ की करी, तो वहां पे अभी ईडी की रेड हुई है। महादेव बैटिंग ऐप से उनके तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। आपका रिएक्शन? मैं पहले राजस्थान पर बात करूंगी और फिर छत्तीसगढ़ पर मैं ज्यादा विस्तृत जवाब देना चाहती हूँ। राजस्थान में एक प्रचलन रहा है सरकार बदलने का, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार रिवाज बदलेगा। जो ओपिनियन पोल भी है वो ज्यादातर इस पर आधारित है कि सरकार बदलती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की और अशोक गहलोत जी के नेतृत्व की जो सरकार है उसने जिस तरह का काम किया है, आज इस देश में एक ही प्रदेश है जहां पर 500 रुपए में गैस सिलेंडर बिक रहा है। एक ही प्रदेश है जहां पर 25 लाख की एक हेल्थ योजना चल रही है जो दुनिया में सबसे अच्छी है। तो मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे जो उन्होंने काम किए हैं, उसके बूते पर, जो जिस तरह से उन्होंने महंगाई से राहत दी है, उसके बूते पर हम एक सशक्त और समन्वय स्थापित कर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हम राजस्थान जीतेंगे और इस बार रिवाज बदलेगा। आपने मुझसे छत्तीसगढ़ पे सवाल पूछा, उसके लिए आपका आभार। मैं थोड़ा सा विस्तृत जवाब देना चाहती हूं। जब भारतीय जनता पार्टी चुनावों में बौखलाती है, मुझे लगता है कि आप भी एक धर्म को मानते होंगे, कोई और किसी और धर्म को मानता होगा। हम सब जब संकट में होते हैं, थोड़े परेशान होते हैं, तो अपने इष्ट को, अपने ईश्वर को, ऊपर वाले को याद करते हैं। भाजपा जब डूबने लगती है तो उसको अपना सबसे प्रबल घटक दल याद आता है, और वो है ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ऐसा ही इन्होंने हिमाचल में किया था, ऐसा ही इन्होंने कर्नाटका में किया था, और नतीजा सबके सामने है। यही काम वो छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। 5 साल से सरकार है। महादेव ऐप के नाम पर आप क्या बात कर रहे हैं? असलियत तो यह है कि महादेव ऐप पर पहली एफआईआर मार्च 2023 में छत्तीसगढ़ की पुलिस ने करी। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने 70 जगह रेड किया, 450 लोगों को गिरफ्तार किया, 191 लैपटॉप जब्त किए, 800 से 60 ज्यादा मोबाइल फोन जब्त किए, 16 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में सीज किए गए, 41 लाख का कैश जब्त किया, और जहां तक मेरी मेमोरी मुझे राइट सर्व करती है, 36 करोड़
करोड़ की शायद आय जो एसेट्स थे वो जब्त किए। उसके बाद उन्होंने रेड करी मध्य प्रदेश में, उन्होंने रेड करी उड़ीसा में, उन्होंने रेड करी दिल्ली में। महादेव ऐप का कोई भी ब्रांच, कोई भी ऑफिस जो है वो छत्तीसगढ़ में नहीं है। जो राहुल नामक, जो रवि उप्पल नामक सज्जन है और जो सुरेश चंद्राकर नामक व्यक्ति हैं, वो रहते दुबई में हैं। उनको गिरफ्तार करने के लिए, उनकी ऐप को बैन करने के लिए लगातार छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार से बात करी। आपको जानकर हतप्रभ होगा, जिस महादेव ऐप पर ईडी की कार्रवाई चल रही है वो महादेव ऐप आज भी चल रहा है, क्यों नहीं उसको बैन किया जा रहा है? आप उस पर जीएसटी चार्ज कर रहे हैं। ये किस तरह का दोगलापन है, मैं तो ये जानना चाहती हूं। दुबई जाकर छत्तीसगढ़ की पुलिस तो नहीं गिरफ्तार कर सकती, लेकिन देश की पुलिस कर सकती है, क्यों नहीं आप उन दो लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं? तो ये जो झुंझुना आप बजाते हैं, ये साफ आपका प्रतीक है घबराहट का और बौखलाहट का। हम लोग तो अभी तक अनुमान जो था वो 65 से 70 के बीच में लगा रहे थे। मुझे लगता है बीजेपी की कुछ चंद सीटें आ जाए अब छत्तीसगढ़ में तो बहुत होगा। हम तो अपना 65 से 70 के बीच में अनुमान लगा रहे थे, उससे भी ज्यादा होगा अब, क्योंकि डर साफ दिख रहा है। आपने झुंझुने की बात करी मैडम, महिला आरक्षण बिल को बहुत बड़ी अचीवमेंट के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन आपने उसको भी बीजेपी का झुंझुना बताया। बिल्कुल कहा और पूरी जिम्मेदारी से कहा। जब हम महिला आरक्षण बिल लाए, चाहे वो राजीव जी लाए हो 73वें अमेंडमेंट के साथ, जब वो हुआ, हमारी कांग्रेस की सरकार ने उसको किया, नरसिम्हा राव जी की सरकार ने, ओरिजिनल प्लान राजीव जी का था, वो तुरंत लागू हुआ। हमने सरकार से हमेशा से कहा था आप जब भी महिला आरक्षण लाएंगे, यद्यपि अगर आप लाए, आपको हमारा बिना शर्त समर्थन है। हमने आज भी समर्थन किया उसका, लेकिन सरकार ने ये क्या दो झुंझुने लगाए हुए हैं उसमें कि जब सेंसस हो जाएगा और जब डिलिमिटेशन हो जाएगा तब महिला आरक्षण। क्यों? इस देश की आधी आबादी को आपने क्यों ठगा? अब 2029 में आएगा या 2039 में आएगा कोई नहीं जानता, क्योंकि जो 81वां आर्टिकल है वो साफ तौर से कहता है अमेंडमेंट कि जब डिलिमिटेशन होगा 2026 के सेंसस के बाद, तो वो तो 29 तक होगा। तो ये कब आएगा, मैं ये जानना चाहती हूं। तो आधी आबादी को भी आपने महिला आरक्षण के नाम पर ठग लिया। अगर ये असलियत हो गई होती तो आज एमपी में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तेलंगाना में, मिजोरम में 33% महिलाएं होती मैदान में। क्यों नहीं किया इन्होंने, ये भगवान ही जान सकता है। अभी एमपी में राहुल गांधी से ज्यादा प्रियंका गांधी एक्टिव दिख रही है, उनकी जनसभाएं हो रही हैं, जबलपुर में हुई, ग्वालियर में हुई, इसकी कोई खास वजह? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है राहुल जी ने बहुत ज्यादा वक्त यहाँ पे गुजारा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, करीब 13 दिन वो यहाँ पर थे, और उनकी व्यस्तताएं क्योंकि बाकी जगहों पर भी है, वो तेलंगाना भी जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी जा रहे हैं, राजस्थान भी जा रहे हैं, मिजोरम में वो टाइम बताकर आए, जहां पर भाजपा के घटक दल की सरकार ने कहा कि वो प्रधानमंत्री के साथ मंच नहीं साझा करना चाहते हैं क्योंकि मणिपुर की वजह से लोग गुस्से में और उससे नुकसान होगा। तो वहां पर भी वो लेके और हाथों हाथ लोगों ने लिया, और वो 3 दिन की यात्रा केदारनाथ की करना चाहते थे, वो शिव के भक्त हैं, तो वो वहां गए। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी और विस्तृत ब्यौरा दिया था कि हमारी लीडरशिप क्या है। 9 से 14 तारीख तक तो राहुल जी हर दिन मध्य प्रदेश में है, तो आप लोग उकता जाएंगे उनको कवर कर करके। लेकिन ऐसा बना कि जहां पर पहला फेज का था चुनाव, जैसे छत्तीसगढ़ में, वहां पर उन्होंने काफी टाइम दिया। अब 9 से 14 तक लगातार मध्य प्रदेश में है। आपने केदारनाथ की बात करी, और अक्सर बीजेपी वाले ये भी कहते हैं कि जब चुनाव आता है तब राहुल गांधी सारे मंदिरों में जाने लगते हैं, सनातनी हो जाते हैं। उस पर आपकी प्रतिक्रिया? धर्म भाजपा की बपौती है। जो धर्म के स्वयंभू ठेकेदार हैं वो सबसे ज्यादा धर्म के अनुयायियों को ठगते हैं, लाखों मंदिर तोड़कर कॉरिडोर बनाते हैं। मध्य प्रदेश में भगवान के नाम पर जो महाकाल का कॉरिडोर कमलनाथ जी पास करके गए थे, वहां पर भी मूर्तियों में ऐसा गबन किया कि 960 करोड़ पे शायद बना था, मूर्तियां एक आंधी में ध्वस्त हो गई थी। ये जो धर्म के स्वयंभू ठेकेदार हैं, ये देवी का स्वरूप लड़कियां जब सड़कों पर घसीटी जाती हैं, इस देश की सबसे महान एथलीट्स एक शब्द नहीं बोलते हैं, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता के लोग देवी के किस स्वरूप की पूजा करते हैं? ये कौन से राम राज्य की बात करते हैं? दैहिक दैविक भौतिकता पर राम राज नहीं कहूं व्यापा। आपके मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के सिर पर भाजपा का एक नेता पेशाब करता है, ये कौन सा राम राज्य की बात करते हैं? ये किस धर्म की बात करते हैं? ये धर्म के जो स्वयंभू ठेकेदार अपने आप को मानते हैं, इन्होंने तो गंगा जल पर 18% टैक्स लगा दिया था। तो हमने आफत मचाई तो उन्होंने टैक्स चुपचाप विड्रॉ किया, नहीं तो गंगा जल पर टैक्स लगा के बेचने वाले लोग। और मुझे ऐसा लगता है गंगा जल वो चीज है जो 16 कर्मकांड हिंदुओं में होते हैं, गर्भधारण से मृत्यु तक हर चीज में इस्तेमाल होता है। तो मुझे नहीं लगता कि धर्म किसी की बपौती, और मुझे नहीं लगता राहुल गांधी जी को या कांग्रेस पार्टी को भाजपा से 2 सर्टिफिकेट चाहिए। एक, हमें धर्म विरोधी
और ऐसे अधर्मियों और पाखंडियों और ढोंगियों से। एक हमें धर्म का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें पता है हमारे इष्ट क्या, हम कैसे पूजा पाठ करते हैं। और एक हमें राष्ट्रवाद पर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जो लोग पाकिस्तान को पहली बार आईएसआई को यहां पे पठानकोट में बुलाते हैं, बिरयानी खाने लाहौर लपके चले जाते हैं, जो लोग एक शब्द नहीं बोलते हैं, शहादत पे शहादत होती है कश्मीर में, 20 जाबाजों की शहादत चीन में कहते हैं कोई घुसा हुआ नहीं, वो किस राष्ट्रवाद की बात करेंगे? आजादी के आंदोलन के दौरान भी अंग्रेजों के पास चरण चुंबक बने बैठे थे, आज भी वही काम होता दिख रहा है। अभी आपने महिलाओं की बात करी, नारी शक्ति की बात करी, देवियों की बात करी। दीपिका पादुकोण का एक इंटरव्यू करण जौहर के साथ एक शो में, उसमें वो बहुत ट्रोल हुई, आपने उनका सपोर्ट किया, कोई खास वजह? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि एक महिला को ही क्यों ट्रोल किया जाता है। मुझे ऐसा लगा कि आज का जो समाज है और जिस तबके को वो बिलोंग करती है, या जो अपर मिडिल क्लास और वो है, उसमें उन्होंने कुछ बातें कही। उन्होंने अपनी कुछ एक दो लोग बैठकर, और मुझे लगता है 2 सफल लोग हैं, मैं कोई उनकी इतनी बड़ी फैन नहीं हूं, ना मैं कोई बॉलीवुड की बहुत बड़ी फैन हूं, पर मुझे जहां पर भी एक महिला के साथ कुछ गलत होते दिखता है तो मेरा थोड़ा सा खून खौलता है, चाहे वो महिला अभिनेत्री बोला वो डिप्रेशन में थी, वो उन्होंने नहीं, मैं आपको बता रही हूं मैंने क्या बोला। तो मुझे थोड़ा सा दुख होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम आधी आबादी की और महिला सशक्तिकरण की और महिलाओं को सुरक्षित रखने के ढकोसले कुछ भी कर लें। एक महिला है, उसने वहां पर खुलकर अपने डिप्रेशन के बारे में, खुलकर अपनी रिलेशनशिप के बारे में बोला, और उस पर लोगों की जो टिप्पणियां थी, उस पर जिस तरह से उसको ट्रोल किया जा रहा था, वो सर्वथा गलत है। मुझे लगता है कि आज कोई व्यक्ति बेबाकी से बोल रहा है, उस पर क्या है? और मुझे ढकोसला और आडंबर यह लगता है कि ये सब लोग जो दीपिका पादुकोण को अपशब्द बोल रहे थे, अगर वो उनके बगल से सड़क से उनकी गाड़ी चली जाए तो दौड़ाकर सेल्फी लेंगे। मुझे इस बात से दिक्कत है। अदरवाइज मैं कोई इतनी बड़ी ना फैन हूं, ना मुझे बॉलीवुड के बारे में बहुत संज्ञान भी है। कुछ समय पहले आपका एक बयान आया था जिसमें आपने कांग्रेस को विपक्ष की धुरी बताया था और छोटे मन वालों को इंडिया गठबंधन से हटने की सलाह दी थी। आपका इशारा किस तरफ था? नहीं, मुझे नहीं लगता मैंने हटने की सलाह, मैंने कहा था कि कभी भी जब भी ऑपोजिशन एक साथ आएगा इस देश का, जब भी इस देश का विपक्ष एक साथ आएगा और एक बड़े लक्ष्य के साथ एक साथ आया है इंडिया में, मुझे ऐसा लगता है उसकी धुरी कांग्रेस ही बनेगी। और ये कोई मैंने रॉकेट साइंस की बात नहीं करी। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक है, जो असम से पोरबंदर तक है, तो कौन धुरी बन सकता है? आज जहां पे चुनाव हो रहे हैं आप देख लीजिए, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मिजोरम हो गया, हम डटकर सामने खड़े हैं। तेलंगाना हो गया, हम बीजेपी की बी टीम से हम मुकाबला करें। तो जहां पर 1-on-1 कांग्रेस का कंपटीशन है करीब 200 लोकसभा सीटों में, तो धुरी कौन बनेगा? मुझे लगता है धुरी कांग्रेस बनेगा। और ये मेरे नेता ने कहा है कि राजनीति तो बड़े दिल से करनी पड़ती है, और कहीं पर हम पीछे होंगे, कहीं पर किसी और को पीछे होना पड़ेगा, लेकिन हाँ, छोटी सोच वालों के लिए और छोटे विचार वालों के लिए वाकई में कांग्रेस या इसमें कोई जगह नहीं। जो भी छोटी बात करता है, मैं किसी का नाम लेके क्यों बात करूं? समझने वाला समझ जाता है, कहने वाला कह देता है। अभी आपने बीजेपी के एक पोस्टर पर वार किया, उसके सामने खड़े होकर आपने एक वीडियो बनाया, उसमें लिखा कि मामा झुंड में कहीं खो गए, पार्टी उनकी मैडम, पोस्टर उनका, आपको क्या प्रॉब्लम थी उसमें? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर मुझे लगता है मेरा संविधान मुझे अभिव्यक्ति की आजादी देता है। मुझे लगता है मेरा संविधान मुझे ये आजादी देता है कि अगर मैं एक पोस्टर देखूं तो मैं उस पर टिप्पणी कर सकूं। मैं इस आजाद देश की आजाद नागरिक हूं। कांग्रेस की प्रवक्ता या सोशल मीडिया की हेड तो मैं बाद में हूं, मैं एक आजाद देश की आजाद नागरिक हूं। मैंने एक पोस्टर देखा, आदमकट फोटोज में मोदी जी की थी, मुझे लगा मुख्यमंत्री जी नजर नहीं आ रहे, फिर देखा 6, 7, 8 शायद 9 लोग नीचे हैं, उसमें से एक मामा जी भी थे, तो मेरा मन हुआ कि इस पर टिप्पणी की जाए। मैंने वो टिप्पणी की, और टिप्पणी मैंने इसलिए भी करी क्योंकि ऐसे ही पोस्टर मैंने कर्नाटक और हिमाचल में भी देखे थे, ऐसे ही बयान, ऐसे ही भाषण मैंने मोदी जी के वहां पर भी सुने थे कि ये मेरा दूसरा घर है, मेरे नाम पर वोट दो। सबको घर बिठा दिया था, मोदी जी ने, जनता ने उनको घर बिठा दिया। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो मोदी जी को तारणहार मानकर भाजपा चुनाव लड़ती है, उसका स्वाद वो चख चुकी है कर्नाटक और हिमाचल में, लेकिन शायद अभी अंदरूनी कलह शुरू हो गई है, उतनी प्रबल शायद नहीं हुई है कि उनको घर बिठाया जाए। होगा, मेरे सूत्र तो मुझे ये बताते हैं कि मोदी जी की रैली को कैंसिल करना पड़ा। मेरे सूत्र तो मुझे ये भी बताते हैं कि मोदी जी की रैली की वही नहीं आ रही है, डिमांड ही नहीं आ रही है कहीं से। तो मेरे सूत्र भी मुझे बहुत कुछ बताते हैं, पत्रकार तो मैं भी रह चुकी हूँ। तो आपके सूत्र, मैम, आपने अंदरूनी कलह की बात करी, तो ये भी बताते होंगे कि कांग्रेस में खुद बागियों का संकट है। 39 बागियों का अभी इस्तीफा मंजूर किया है। हाँ। अभी भी कई सीटों पर विरोध है, अंतर विरोध है, उससे कैसे निपट रहे हैं? देखिए, ऐसा है सिसोदिया साहब कि राजनीति जो है वो महत्वाकांक्षा का दूसरा नाम है। हर सीट पर एक से ज्यादा दावेदार होते हैं, टिकट एक व्यक्ति को मिलता है। वो 100 अनार होते, एक अनार होता है और 100 बीमार होते हैं। टिकट एक है, मांगने वाले 100 रहते
रहते हैं। तो ये बिल्कुल वाजिब है और मुझे लगता है कि ये बहुत नॉर्मल है कि उसमें थोड़ा सा प्रतिशोध होगा, उसमें थोड़ी सी नाराजगी होगी, उसमें थोड़ा सा आक्रोश होगा। और मुझे ऐसा लगता है लोकतंत्र में होना भी चाहिए। भाई किसी और को टिकट मिल गया और हम आपकी शरण में खड़े हैं, मुझे लगता है ये लोकतंत्र नहीं है और हमारी पार्टी इसको इतना ज्यादा बुरा मानती भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कहीं पर आपका विरोध, अगर कहीं पर आपका आक्रोश पार्टी के हित के खिलाफ है तो फिर एक्शन भी लिया जाता है। पर मुझे लगता है ये किसी भी राजनीतिक दल में होता है। भाजपा में तो कपड़े फट रहे थे, जबलपुर के दफ्तर में प्रभारी के सामने कपड़े फट रहे थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में इतना तो अंतर विरोध और इतना मत मुटाव होना चाहिए, मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए। और अगर मनभेद दिखता है तो फिर उसको अंत कर देना चाहिए। शिवराज सरकार के ग्रोथ रेट के फर्जीवाड़े का आरोप कांग्रेस लगा रही है। ग्रोथ रेट में फर्जीवाड़ा हुआ, उसका आधार मैडम? उसके 3 आधार हैं। 5th फाइनेंस कमीशन के अनुसार उनका ग्रोथ रेट हर 6 साल पर जीडीपी यहां का डबल हो जाता है। उस हिसाब से यहां का जीडीपी करीब 14,72,000 करोड़ का होना चाहिए था। उन्होंने उसको और भी आग पार करा दिया, उन्होंने 15 लाख करोड़ कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, राउंड ऑफ कर दिया। अब असलियत देखिए, जब 15वां फाइनेंस कमीशन का यह रिपोर्ट आया था तब कोविड नहीं था। कोविड काल के दौरान मध्य प्रदेश में नेगेटिव ग्रोथ रेट हुई, ऊपर नहीं बढ़ी, स्थिर भी नहीं रही, नीचे हो गई, संकुचित हो गया जीडीपी। आप कह रहे हैं 2.5-3 साल संकुचन के बाद आपने डबल कर ली। पहला ये झूठ। अच्छा, अगर डबल हुई तो आपका राजस्व बढ़ेगा, आपकी राजस्व की रिसीट बढ़ेगी। रेवेन्यू रिसीट कहीं बढ़ी नहीं, आपका जीडीपी डबल होता रहा। जीडीपी बढ़ रहा है, ग्रोथ रेट आप कह रहे हैं जिससे बढ़ रही है उसके डबल रेट से आपका राजस्व बढ़ना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। अंत में जो हमने डेटा देखा और वो बड़ा चौंकाने वाला डेटा था, कर्ज का जो रेट है वो डबल बढ़ रहा है than the rate of revenue receipts। तो ये सब अंतर विरोध जो है वो यही का डेटा दिखा रहा है। और अगर जीडीपी इस कदर बढ़ता, डबल होता, या जिस प्रदेश, किसी और प्रदेश का नहीं हुआ है, 2-2.5 लाख करोड़ आपने जीडीपी को ही दिखा दिया ज्यादा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा जीडीपी आप दिखाते हैं उतना ज्यादा कर्ज मिलता है। पिछले 1 साल में मध्य प्रदेश की सरकार ने 1 लाख करोड़ का कर्ज लिया है। वो कैसे मिला? क्योंकि आपने जीडीपी का रेट ज्यादा दिखाया। तो ये घोटाला है, ये सब घोटालों का बाप घोटाला है, मुझे ऐसा लगता है। अंतिम प्रश्न आपसे जी, किन मुद्दों पर आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और जनता को कांग्रेस को वोट क्यों करना चाहिए? मुझे लगता है कि कांग्रेस का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, चाहे आप राजस्थान से उठाकर छत्तीसगढ़, कर्नाटका, हिमाचल देख लीजिए। हमने ओपीएस कहा था, हमने ओल्ड पेंशन स्कीम करके दिखाई। हमने कहा था कि हम कर्नाटका में पहली कैबिनेट में कुछ वादे पूरे करेंगे। हमने अपने 5 गारंटी, गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी वगैरह सब पूरा किया। हमने राजस्थान में जो 25 लाख की हेल्थ स्कीम करी, हमारी सरकार ईश्वर करे जल्दी ही दिल्ली में बने, हम वो राष्ट्र के लिए करेंगे। हमने छत्तीसगढ़ में धान इतना बढ़ाया उसका दाम कि अब मोदी जी आकर 3100 पे एमएसपी की बात कर रहे हैं। प्रभु, आपकी 10 राज्यों में सरकार है, एक जगह दे दीजिए एमएसपी 3100 रुपए में। मोदी जी वहां पर आकर 500 के गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं। अच्छा है, कांग्रेस से सीख रहे हैं, अपनी 10 राज्यों में सरकार है, दे दीजिए एक में ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने काम का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, करके दिखाया। और जो मध्य प्रदेश को हमारा वचन है उसमें हमारी केंद्र बिंदु महिलाएं हैं, चाहे हम उनके लिए 500 सिलेंडर की बात कर रहे हैं या 1500 उनके अकाउंट में बात कर रहे हैं, या किसान जिनके लिए हम एमएसपी 3000 तक लेने की बात कर रहे हैं, चाहे उनकी कर्जा माफी की बात कर रहे हैं, चाहे युवाओं के लिए जिनके हम एक जॉब्स कैलेंडर बनाने की बात कर रहे हैं, जो 2 से 3 लाख सरकारी पद खाली हैं उसको भरने की बात कर रहे हैं, चाहे बिटियाएं, चाहे बच्चे जिनके लिए हम हर विधानसभा में एक अंग्रेजी माध्यम का नवोदय स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं, या पढ़ो पढ़ाओ स्कीम की हम बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भरोसा जनता जितनी त्रस्त भाजपा के जंगल राज से है, उतना ही ज्यादा भरोसा जनता को कांग्रेस पर होता जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब बातों से मैं आश्वस्त हूं कि जनता अपना आशीर्वाद जरूर देगी। आपने एमपी लाइव न्यूज से बात करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सोशल मीडिया हेड सुप्रिया श्रीनेत जी। उन्होंने हमेशा की तरह बड़े ही जोशीले अंदाज में पूरी ऊर्जा के साथ हमारे तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। चुनावी कवरेज जारी, आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज। नो फेवर नो फियर।